हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसका सेकंड पार्ट है हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, तो उसको देखेंगे। इस एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको समझने से पहले आपको प्रीवियस जो लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आपको वेक्टर लॉ पढ़ाया और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया, वो आना लाजमी है। ठीक है, जब तक वो नहीं आएगा तो आप ये लेक्चर सही तरह समझ नहीं पाओगे। तो हमारा आज का लेक्चर है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके दो तरह हम समझ सकते हैं, यानी कि एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है कि हम अब वेक्टर्स को ऐड करेंगे थ्रू फार्मूले से। फार्मूले के ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, जिसमें आप फार्मूला दो तरीक़ों से बना सकते हैं। फार्मूला वही बनेगा दोनों तरीक़ों से, चाहे आप ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हुए वो फार्मूला बना लें, चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हुए वो फार्मूला बना लें। तो हम इसमें से जो है ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हुए फार्मूला बनाएंगे। आपकी बुक में भी वही किया हुआ है, तो वही करेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारा है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या उसको हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। तो क्या है एनालिटिकल ट्रीटमेंट, इसको बोलेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, फार्मूले बनाएंगे इससे हम वेक्टर को ऐड करने के लिए। वो क्या है? सबसे पहले आपके पास दो वेक्टर्स दिए रहेंगे। ठीक है, उनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो दो वेक्टर्स आपको दिए होंगे, तो उन दो वेक्टर्स के अंदर तीन चीज़ें आपको मौजूद दी होगी। एक पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। तीसरी चीज़ है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको दिया रहेगा। तो तीन चीज़ें मैं लिखता हूँ, क्या क्या दिया रहेगा और क्यों इनकी ज़रूरी है, क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, वो बात भी हम समझेंगे कि इनके बीच का एंगल क्यों ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड तो दिया ही रहता है, ठीक है, दोनों का। बीच का एंगल क्यों लाजमी है, वो भी हम बात समझेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड मान लें हमारे पास जो है दो वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड ए, एक वेक्टर ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पता होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता होगा। ठीक है, इधर भी आप लिख दें, बी का मैग्नीट्यूड भी पता होगा। फिर तीसरी चीज़ एंगल बिटवीन, नहीं तो पता तो आपको निकालना होगा, फार्मूले में भी चाहिए होंगी चीज़ें। क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी लिखो बस, वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लें अब एंगल क्यों लाजमी है, एक वेक्टर है आपके पास ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है कोई, जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने बनाया, ये वेक्टर बी है। ठीक है, आप जो है इसको हमने क्या क्या वेक्टर बी का। ठीक है, तो अब आप इसी को क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, देखें, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, इस तरह कह लें, हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते थे यहाँ पे, चलो हम ट्रायंगल से भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो अब किसी एक को वेक्टर ए मानना है, इनके बीच का एंगल हमें पता होगा। अब इनके बीच का एंगल हमेशा वो होना चाहिए, टेल टू टेल जुड़े हुए, तब एंगल देखना है। टेल टू टेल कैसे जुड़ सकते हैं, ये इसके साथ इस तरह जुड़ जाए, तब जो एंगल होगा आपके पास ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब आपको ये वाला एंगल फिक्स होगा। क्यों? अगर ये एंगल चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज होगा आपके पास। मैंने कहा था रिजल्टेंट जो है वो दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, ये हमने पहले बात की हुई थी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसलिए हम एंगल, दोनों के बीच का एंगल फिक्स करते हैं हमेशा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा वही सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए भी कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम से करेंगे तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहाँ पे लाना होगा बी वेक्टर को। ठीक है, बी को यहाँ पे आप ले आए, इससे भी कर सकते हैं। फिर आप उसके ज़रिए हेड टू टेल रूल के ज़रिए आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, हेड टू टेल रिजल्टेंट ड्रा कर सकते हैं इन अपोजिट आर्डर में। ये आपके पास ट्रायंगल लॉ ही है आपके पास, अपोजिट आर्डर में जब आप रिजल्टेंट ड्रा करते हैं वो ट्रायंगल ही होता है। या आप इस तरह कह लें कि इसको वेक्टर ए मान लें, इसको 1 मान लें, इसको वेक्टर 2 मान लें। तो हमने इसको जो है कैसे रखा,
हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने क्या किया, दूसरे वाले की हेड, टेल जो है पहले वाले की हेड के साथ जोड़ दिए, फिर इस अपोजिट आर्डर में हमने रिजल्टेंट ड्रा किए। जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट ड्रा हो गया। अब यहाँ एंगल हम रिजल्टेंट जब पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे होते हैं या हम हेड टू टेल के जरिए जोड़ रहे होते हैं तो एंगल हमेशा वही रखते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग एंगल भी चेंज नहीं करना होता है, लेंथ भी चेंज नहीं करनी होती, ये चीज़ें होती है, ठीक। हमने वो चीज़ की है। उनके बीच का एंगल भी, अब यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। ये रिजल्टेंट का एंगल है, इसको अल्फ़ा कह दें। रिजल्टेंट का एंगल क्या है, अल्फ़ा है। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल बन रही है, तो अब इसके ज़रिए हम क्यों कर रहे हैं ये, हम इसके ज़रिए फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। फार्मूला ड्राइव करेंगे तो होगा ये कि वेक्टर्स को ऐड करना हमारे लिए ईजी होगा, बहुत ईजी वे है। आपको फार्मूला है, जिस तरह मैथ में हम फार्मूला ड्राइव होता है तो फार्मूला, उस फार्मूले के ज़रिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले के ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे और वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकालना सीखेंगे। तो आइए, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके कंपोनेंट होंगे। इसका तो कंपोनेंट जो है आपके पास एक्स एक्सिस के अलांग ही है, वाई वाला कंपोनेंट तो जीरो है ए का, ठीक है, ए का वाई जीरो होगा क्योंकि ये सारा का सारा एक्स एक्सिस के अलांग लाई कर रहा है। अब इसकी बात करें तो इसके तो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो मान लें इसके मैंने कंपोनेंट ड्रा करने के लिए इसकी वो कर दिए, क्या कहते हैं, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। किसको, ये ओ है, ये ए है, ये आपके पास मान लें ये आर है, ठीक है, ये साइड क्या है, आर है, आर वेक्टर है। तो इस साइड को, इस पॉइंट को कहेंगे, यहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, इसको ज़रा मैं अच्छा करके बनाता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे जो मिल रहे हैं इसको मैंने पी कह दिया, ठीक है। इसको क्यू कह दें, इसको एस कह दें, इस पॉइंट को। अब यहाँ आप देखेंगे दो ट्रायंगल बनते हुए नज़र आएंगे आपके पास। इसके जो है दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको बन रहे दिखाई होंगे कि एक ट्रायंगल है आपके पास एस पी क्यू, एक बड़ा ट्रायंगल है। इन दोनों को देखेंगे, इनके ज़रिए हम फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल क्या है, एस पी क्यू, एस पी क्यू की बात करें तो ट्रायंगल एस पी क्यू में क्या है, ट्रायंगल एस पी क्यू की अगर देखें तो हम लगाएंगे साइन थीटा कास थीटा, इनके ज़रिए हम इनकी ये वाले साइड्स फाइंड करेंगे। मान लें ये साइड एक्स है, ये साइड की क्या है, एक्स है, और ये साइड वाई है, ठीक है, ये साइड वाई है। तो हम एक्स भी फाइंड करेंगे, वाई भी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, और भाई इधर देखें ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है छोटी सी, तो हम इस पर वो लगा सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते, रेशियोज लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज बी है यहाँ पे, ठीक है, इस बी को ऊपर लिखे, चलो हटा के, बी है हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास वाई है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, खाली बी लिख दो या बी का मान लिख दो, ठीक है, मान लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा। अब वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो या इस तरह भी कर सकते हैं, बी का मान इक्वल टू साइन थीटा, बी का मान टाइम साइन थीटा, ये वाई आ गया। इसी तरह आप कास थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखें उसके लिए कास थीटा लगाना पड़ेगा। कास थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंड बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इधर भी बी का मान ही लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे, इसलिए कि मान लगा रहे हैं। एक्स क्या करेंगे, एक्स को आप अकेला करना होगा, एक्स क्या किसके इक्वल आया, बी का मान टाइम कास थीटा आएगा। ये आपके पास एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल जो कि क्या है, ओ पी क्यू। चले जी, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ पे भी आपको फार्मूला दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप इससे भी आप इस बड़ी ट्रायंगल पे आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों, ताकि इससे आपके पास फार्मूला यानी कि रिजल्टेंट निकल करके आए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हम दो चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं, वो शुरू में मैं बताने भूल गया कि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और डायरेक्शन चाहिए होगी, तो तब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं वेक्टर्स को ऐड करके। तो उसके लिए हम पहले ये जो काम करते हैं ना, ये करते हैं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। इसको इधर पहले काम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए। पहला काम क्या करेंगे, पहले काम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए ये काम कर रहे हैं, पहले काम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान लगाएंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो इसलिए मान हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे अब क्या है,
वाई है। बेस क्या है, बेस यहाँ पे आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी। अच्छा, बेस में कितनी चीज़ें होंगी, ए का माड ये लगा दे, मैग्नीट्यूड लगा रहे इसलिए ए वेक्टर का माड लगाया, प्लस एक्स, ये बेस है आपके पास। हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वाई है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस साथ किसका स्क्वायर, ए का माड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, y किसकी इक्वल है आपके पास, b का माड साइन थीटा। तो अब देखें रिजल्टेंट का स्क्वायर करने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y का लिख दें, y को आप लिख सकते हैं किसके, y किसके बराबर है आपके पास, y है b का माड, लिख दें y b का माड साइन थीटा, इसका स्क्वायर होंगे दोनों के, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और b का माड का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ अंदर भी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले सिंपल पुट करेंगे, वो क्या है, a का माड प्लस x की वैल्यू पुट कर दें, क्या है b का माड, ठीक है, कास थीटा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कास थीटा का स्क्वायर। अब देखें रिजल्टेंट का माड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह, इसको फार्मूला बनेगा, याद देखें, इसको a माने इसको b कहें, फार्मूला ओपन कर सकते हैं, क्या होगा, b का माड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, a का माड का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, b का माड स्क्वायर साथ में कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a माड b माड कास थीटा। अब इसको देखें, इधर कास स्क्वायर थीटा है, इधर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर बी मार्ट का स्क्वायर है, इधर बी मार्ट का, इन दोनों में से बी मार्ट का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं, ये आखिरी नज़र आता होगा आप लोगों को कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखें अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी मार्ट का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, साथ में क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर बचेगा प्लस ए का माड का स्क्वायर प्लस इसको 2ab कास थीटा लिख सकते हैं, 2a माड बी माड कास थीटा। अब ये 1 के इक्वल होता है आपको पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माड आर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा 1, इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ सिंपल यहाँ से ऊपर है, अच्छा, इसको हम सिंपल बी माड का स्क्वायर प्लस ए माड का स्क्वायर प्लस 2a फिर b कास थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट ले लें, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए किसका, r का, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर कटेगा, सिर्फ a का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, वो किसके इक्वल होगा, इसको तरतीब से लिखे, a को पहले लिख दे, ठीक है। तो ये क्या होगा, a का माड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b के माड का स्क्वायर प्लस 2a माड b माड कास थीटा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं काम, यहाँ से इसको जो माड है इसको सिंपल, यानी कि मैग्नीट्यूड को आप सिंपल r भी लिख सकते हो, अच्छा, या दूसरा तरीका क्या है, सिंपल r इस तरह भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये फार्मूला आपके पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्या है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये फार्मूला आपके, यानी कि किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए दो वेक्टर्स का, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे उनके बीच का, उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट का, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये बात भी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की, ठीक है, तो ये मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको ये डायग्राम उसी तरह रहने दें, ताकि इस डायग्राम से हम उसी का क्या करेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे रिजल्टेंट की, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट, क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दूसरी चीज़ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टेन अल्फ़ा चाहिए होगा, अल्फ़ा ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा जो है ये
ए के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के लिहाज से ये आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ए से अल्फ़ा एंगल पे ऊपर ले लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए से अल्फ़ा एंगल अवे है। इसी तरह बी से भी कर सकते हैं, हम ए से करेंगे, ए के लिहाज से, समझ आई। तो ए के लिहाज से देखेंगे कि टेन अल्फ़ा होगा, टेन अल्फ़ा लगा सकते हैं, उस पूरी ट्रायंगल पे लगा लें। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है? रिजल्टेंट का एंगल है, ठीक है। टेन अल्फ़ा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वाई। और वाई किसके इक्वल था? वाई हमने निकाला था, चलो मैंने मिटा दिया, आप देख लेना। वाई इक्वल था बी साइन थीटा के, या बी मार्ट साइन थीटा। इसको मार्ट को हम खाली बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जबकि एक्स आपके पास था, एक्स इक्वल टू उसी तरह बी मार्ड कास थीटा था, ये चाहिए होंगे इसलिए लिखा है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या है? ए का मान लिखेंगे यहाँ पे भी, और आप क्या करोगे, इसका एक्स बेस, बेस पूरी ए था, ए प्लस एक्स था, ए प्लस एक्स था, इसलिए तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू वाई क्या है? लिख दो, बी मार्ड साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए का मार्ड लिख दे, ठीक है। प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? बी मार्ड कास थीटा, ठीक है। अब इनको मार्ड को सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, या इसको लिख रहे हैं इस तरह भी लिख सकते हैं। टेन अल्फ़ा क्या होगा? टेन अल्फ़ा इक्वल टू, इसको बी साइन थीटा लिख दे, ठीक है। इस नीचे को ए प्लस बी कास थीटा लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा को क्या करना होगा? अकेला अल्फ़ा इक्वल होगा यहाँ पे टेन इनवर्स, यह फार्मूला आगे यूज़ होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कास थीटा। तो ये फार्मूला आपको चाहिए होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि वेक्टर्स के बीच के, सॉरी, इसके रिजल्टेंट का एंगल के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ये आप बता दूं मैं आपको, साइन थीटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है ये? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन ज्वाइंड बाई टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल से जुड़े हो, तब भी इनके बीच में जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा? वो एंगल यहाँ पे पुट करना होगा आपने, ये बात याद रखें। तो अब ये दो, एक हमने डायरेक्शन के लिए फार्मूला ड्राइव किया, एक मैग्नीट्यूड के लिए। तो इन दो फार्मूले की मदद से हम जो है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल्स है, उनको समझेंगे, ठीक है। अब आप ये फार्मूले लिख लें साइड पे करके, ठीक है, कॉपी पे। अब अगले जो क्वेश्चन सब करवा रहे हो, वैसे यहाँ पे भी लेक्चर खत्म हो सकता था, इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर होगा कि इन फार्मूलों को कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा लेंथी मेथड भी है, उससे बचने के लिए ये फार्मूले इस्तेमाल करें, आपको एकदम इजी वे में आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। अब देखें, इन फार्मूलों को आपने साइड पे लिखना है, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं वन बाय वन, तो आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। और भी तो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये लिखे हुए, ठीक है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, फिर आप लोग को समझाते हुए आगे मज़ीद फर्दर चलेंगे। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन। क्या है कि पहला क्वेश्चन है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या है? ए बॉडी इज ए सिमल्टेनियसली, तेज तेज लिखूंगा, ठीक है। बॉडी इज, क्या है, स्पेलिंग, सिमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज। क्या है? गिवन दो वेलोसिटीज है, गिवन दो वेलोसिटीज, टू, ओहो, टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज है, क्या क्या है? 30 मीटर पर सेकंड किसकी तरफ है? ड्यू ईस्ट है, यानी ईस्ट की तरफ है। एंड अदर, एंड दूसरी जो है वेलोसिटी, उसकी दूसरी वेलोसिटी पहले ईस्ट की तरफ गई, फिर किस तरफ है? फिर 40, क्या है, 40 मीटर पर सेकंड किस तरफ है? ड्यू नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ भी गई इस वेलोसिटी से। फिर फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या कह रहा है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए फार्मूला है सिंपल,
अब दोनों के बीच में अगर एक ईस्ट की तरफ जा रही है, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल ईस्ट और नॉर्थ हमेशा कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जहाँ जो चीज़ होती है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 का होता है। ठीक है, तो आप सिंपल इजी वे में वो फार्मूले लगा सकते हो। फार्मूले मैंने नहीं लिखे, चलो लिखते हूँ साइड पे। वो क्या है, आर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कास थीटा, ये हमारा फार्मूला है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए, एंगल के लिए रिजल्टेंट का जो आपके पास क्या कहते हैं एंगल जो है अल्फा था, अल्फा माना था हमने, वो किसके इक्वल था, वो टेन इनवर्स लिखे साथ बी साइन थीटा, क्या है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कास थीटा, ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूले की मदद से हम दोनों काम कर सकते हैं। तो आइए अब देखें इसके 40-30, मान लें ये 30 सेंटीमीटर 30 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड है। अब नॉर्थ की तरफ कितनी है, नॉर्थ की तरफ 40 है, तो यहाँ पे आप लगाओगे 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ये v1 है, v1 ये क्या है v1 है वेक्टर, ये v2 वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, क्यों कर रहे हैं, ताकि आप रिजल्टेंट फाइंड कर सको। पैरेललोग्राम लगाना सबसे आसान है, इसके लिए क्या करना होता है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी होती है। इसको पैरेलल शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करते हुए एंगल सेम रहना चाहिए, आपका 90 है, यहाँ पे भी 90, इसको डायरेक्ट करते हैं यार। ठीक है, ठीक, ये आपके पास 40 वाली आ गई वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसका रिजल्टेंट कैसा है, इसको मिटा दूँ, चलो इसको मिटा दो, इसको शॉक भी कर सकते हो कोई बात नहीं। अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, बीच में से, एकदम बीच में से, ये आ गया रिजल्टेंट आर। ठीक है, वी आर के लिए इसको, वी रिजल्टेंट वेलोसिटी छोटा सा करके लिखिए, वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इसको अगर फाइंड करनी है तो आपको इसका एक एंगल फाइंड करना होगा, ये अल्फा रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल किसके लिहाज से, v1 के लिहाज से, v2 के लिहाज से भी आप निकाल सकते हैं, v1 के लिहाज से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिहाज से निकालेंगे v1 के लिहाज से, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सिंपल सिंपल बहुत सिंपल, मैंने कहा था ना ये कास थीटा, जो थीटा कौन सा होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। अब देखो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, उधर पुट कर दो, सिंपल है। पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पुट निकालने के लिए r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर, मतलब v1 स्क्वेयर करेंगे, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस 2v1 मल्टीप्लाई बाई v2, क्या करोगे 2v1 मल्टीप्लाई बाई v2 कास 90 डिग्री, ये बात भूल गए, कास 90 है बीच में, देखो v1 ये है, v2 बीच में, एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे कास 90 लिख के। ठीक है, कास 90 ये थीटा जो होता है इसमें वो हमेशा वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, समझ आई। अब v1 आपके पास गिवन है, पुट कर दें, v1 कितना है भैया, v1 है 30 का स्क्वायर प्लस v2 कितना है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, सारा 0, कास 90 0 होता है इसलिए 0 होगी। अब बचा जो क्या है वो क्या है हमारे पास, 30 का स्क्वायर मतलब 900 आएगा, ये कितना आएगा 900 प्लस 40 का स्क्वायर कर लोगे 1600 आएगा, तो ओवरऑल कितना आएगा 2500। तो 2500 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये आर रिजल्ट मैग्नीट्यूड है। अच्छा, पर 2500 को क्या लिख सकते हैं, 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ये कटेगा तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकेंड, आपने निकाला इस फार्मूले की मदद से रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ई फार्मूला लगाएंगे, आई अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा है, बी कितने, बी हमारे पास है हाँ 40 है, 40 साइन 90 लगाओगे, साइन 90 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि बीच का एंगल लिखना होता है, इधर भी दरमियान में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब ए कितना है, ए हमारे पास 30 है प्लस बी कितना है 40, ये कास 90 हो जाएगा, ये नीचे वाला तो 0 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 40 साइन 90 1 होता है, 1 लिख दिया, 30 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 40 डिवाइड बाई 30, 0 0 से गया, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3, इसका अगर करोगे ना 1.3 आएगा समथिंग, इसको अगर कैलकुलेटर में करोगे 53 एंगल आएगा,
या एक दूसरी ट्रिक भी है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल जब होती है, अगर उसकी बेस क्या है, ऐसी ये ट्रिक है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या है, उसकी बेस 3 हो, जैसे बेस 30 थी ना, 30 मान लें, बेस 30 हो, परपेंडिकुलर 40 हो, ठीक है, तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है, ये तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, बड़ी साइड के सामने बड़ा, ये 53 का होता है हमेशा, और ये हमारे पास 37 डिग्री का होता है, तो ये 53 होगा, तो टेन अल्फ़ा जो है आपके पास, अल्फ़ा कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा, तो ये एंगल हमारे पास आएगा 53 डिग्री। तो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो क्या है, ओहो फार्मूला नहीं मिटाना, क्वेश्चन बहुत है आज, बहुत, इतने ज़्यादा सबको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, इन द रेशो, रेशो में है, मैग्नीट्यूड रेशो में दिया हुआ है, ठीक है, इन द रेशो ऑफ, रेशो दी हुई है 3:5, ठीक है, गिव ए रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट देगा रेशो, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट कितनी है 35 न्यूटन, ये रिजल्टेंट दे रहा है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बी 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का हो, आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, हाँ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए अब क्या कह रहा है पहले समझते हैं इसको। दो फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, रेशो में दिया है 3:1 है, और इनका रिजल्टेंट जो है, ये फोर्सेस है, फोर्सेस हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट दिया हुआ है 30 डिग्री का, और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है वो कितना है 60 डिग्री है। तो आपने मैग्नीट्यूड, हर एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मान ले एक्स लेट कर दे, लेट एक को फोर्स ए कह दे जो कि कितनी है 3x, एक को फोर्स बी कह दे जो कि कितनी है 5x, अननोन है ना, इसलिए इस तरह की, ठीक है, एक्सपेक्ट। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने किसी तरह। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, रिजल्टेंट आपके पास ये इन्हीं फार्मूलों से होगा, अच्छा, या इसका फार्मूला गड़बड़ ना करें, इसको टेन अल्फा इक्वल टू क्या था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कास थीटा, ये भी। अब इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से। टेन अल्फा क्या होगा, बी देखो ए 5x है, बी 5x है, इनकी रेशो आपको दी हुई, एंगल आपको फाइंड करना है, इसी से करोगे, किससे, इससे भी कर सकते हो, कैसे, इसी, ये रिजल्टेंट वाला है, ये क्या है r इक्वल टू, रिजल्टेंट आपको दिया हुआ ए कितना है, ए 3x है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा 3x 5x, कास कितना है 60 डिग्री, समझ आ गई, ठीक है जी। रिजल्टेंट कितना है 35 है, 35 लिख दो, 35 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 6 5 8, देखो 5 3 15 15 2 30, यानी कि 30 लिख सकते हैं 30x स्क्वायर, और कास 60 इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है, कास 60 1/2, ये 15 आएगा, अच्छा ये 15 आ गया। तो अब क्या बचा 35 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर हो जाएगा, सबको प्लस कर दें, 25 और 15 40, 40 और 9 49, 35 इक्वल टू 49, भाई 49x स्क्वायर हो जाएगा। 49x स्क्वायर को हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर भी ठीक है, क्या होगा, इसको हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से कटेगा, 35 इक्वल टू 7x आएगा, x हमें निकालना है, तो x को निकालने के लिए इसको डिवाइड करोगे 7 को,
ठीक है भैया, कट गया। 7 5 आर 35, तो x कितना आया, लिखो x आया हमारे पास 5। अब a भी निकाल सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, यहाँ पुट कर दो, x की जगह पे 5 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू आ गई है। 3 × 5 तो कितना आएगा 15 न्यूटन, यहाँ पे पुट करें 5 × 5 25 न्यूटन, ये b भी आ गया। a का मैग्नीट्यूड 25, b का मैग्नीट्यूड 15, b का 25, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट है, समझ आ गई होगी किसी तरह इसी फार्मूले के जरिए हमने हर एक का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तो ये फार्मूले साइड पे लिखे रहने दें, ठीक है, इस चीज़ से आपको बताएंगे, अगर याद हो गया तो मिटा देते। इसी दो फार्मूले से आप सारे मतलब वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है सॉरी ना, इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो है स्पेशल केसेस है कुछ, उनको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो स्पेशल केसेस, कुछ भी नहीं, इन्हीं से रिलेटेड है, रिजल्ट मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। अब पहले केस नंबर 1 वो क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू, थीटा कितना हो 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री हो तो आपके पास ये पहला केस आता है। उसमें क्या होगा, आर इक्वल टू ये चीज़ होती थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab का 0 होगा, का 0 होगा, ठीक है। मैं दूसरे पेन इस्तेमाल करता तो इसकी इंक थोड़ी कम होगी। आर इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर, ये क्या हो सकता है अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, का 0 1 होता है, 2ab लिख दो, 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। आर इक्वल टू आपके पास अब क्या होगा, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये कटेगा इसके साथ, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, a प्लस बी, सिर्फ a प्लस बी। तो इसका मतलब है कि जब भी वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब आ सकता है, जब सिंपल a वेक्टर b के साथ ऐड हो जाए, a वेक्टर b के साथ ऐड हो जाए तो आपके पास रिजल्टेंट का मैक्सिमम रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, a प्लस बी होता है, ठीक है। तो a प्लस बी मैक्सिमम रिजल्ट आता है। मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0, एंगल 0 कब हो सकता है, जब एक फोर्स इस तरफ लाई कर रही है दूसरी भी इस तरफ, बीच में थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। इस केस में आप सिंपल ऐड करेंगे वेक्टर्स को, ठीक है, वेक्टर्स को सिंपल ऐड करके आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे और वो वेक्टर्स का सबसे मैक्सिमम रिजल्ट होगा जब थीटा 0 होगा, ठीक है। दूसरी केस है आपके पास व्हेन थीटा इक्वल टू कितना 180 ले लें, ठीक है, 180 हो, क्या होगा फिर थीटा 180 है तो इसी फार्मूले को लिख लें एक दफ़ा फिर से, आर इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180, 2ab कास 180, ठीक हो गया। 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, देखो डायरेक्ट लिखो -2ab आएगा, कास 180 -1 के इक्वल होता है इसलिए लिखा है, ठीक है। अब वही माइनस वाला फार्मूला बनेगा आपके पास, r इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कटेगा तो रिजल्टेंट अब कितना आएगा, a माइनस बी, या इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड लिख दें या इन दोनों का भी माड ले लें, ठीक है, माड लेना लाजमी है। माड क्यों लिया, क्योंकि मे बी क्या हो सकता है, मे बी बी ग्रेटर हो, क्या हो, बी ग्रेटर हो ए से, तो तब माइनस में वैल्यू आएगी, और जब माइनस में वैल्यू आएगी तो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड माइनस में होगा, तो कभी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम माड लेते हैं। यहाँ पे समझ आई, तो माइनस को भी प्लस करते हैं इसलिए। तो ये आपके पास ये मिनिमम रिजल्ट होता है, ये जब a माइनस बी आ जाए तो ये कब केस होता है, जब एक वेक्टर ऐसे लाई कर रहा हो दूसरा ऐसे अपोजिट में, ठीक है, 180 का एंगल हो, तो मिनिमम रिजल्ट होता है। तो कोई भी रिजल्ट होता है, कोई भी रिजल्टेंट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आर मिनिमम कब होता है, आर मिनिमम ए से माइनस बी करो या बी से माइनस ए, आर मिनिमम ए माइनस बी हो, ठीक है।
तब आपके पास क्या होगा, आर मिनिमम होगा। उस केस में आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 180 का एंगल होगा, दोनों वेक्टर जो होंगे वो अपोजिटली लाई कर रहे होंगे, ये देखो इस तरह, ठीक है, अपोजिटली होंगे। तो इस केस में आपके पास क्या हो सकता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम आ सकता है। तो एक स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी होगी, वो ये होती है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, लेस आर इक्वल देन a+2 का मैग्नीट्यूड। a+b का मैग्नीट्यूड के बराबर भी आ सकता है, उससे लेस भी हो सकता है, या फिर ग्रेटर हो सकता है, या बराबर हो सकता है a-b के मैग्नीट्यूड के, यानी कि a-b है उससे उसके इक्वल भी आ सकता है और उसके बराबर भी आ सकता है। एक क्वेश्चन करेंगे ज़रा, इसकी समझ आएगी कि हमेशा मैंने कहा था कि 0 से लेकर 180 के बीच में रिजल्टेंट का जो रिजल्ट है वो लाई करता है। तो एक क्वेश्चन है छोटू सा, वो आपको मैं करवा दूँ ताकि आपको समझ आएगी, इसी से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, इधर ही लिखते हैं, ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्या है क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है, जो कि क्या है, ए है, कितना है उसका 3 न्यूटन है फोर्स, बी 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 फोर्स कितनी है 4 न्यूटन है भैया, ठीक है। कि नेवर बी, कभी ये नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते वो देखते हैं, नेवर बी ऑप्शन आपके दिया रहेगा, आपके पास है कुछ भी है, 2 न्यूटन, ठीक है, बी 3 न्यूटन, ठीक है, सी 1 न्यूटन, ठीक है, नहीं 7 न्यूटन करो इसको, समझ आएगी ना, 7 न्यूटन, और डी 8 न्यूटन, इस तरह। क्या नहीं हो सकता है इसमें से, अगर रिजल्टेंट, हमेशा मैंने कहा है कि रिजल्टेंट वही आ सकता है जब माइनस करें तो सबसे कम वैल्यू हो, उससे लेकर के कम वैल्यू से लेकर के प्लस करें और सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, दोनों को प्लस कर रहे हो और ज़्यादा रिजल्ट आए, दोनों को माइनस कर रहे हैं कम रिजल्ट आए, तो इनके बीच में होती है। अब इन दोनों को प्लस करो, 3 और 4 को प्लस करो, एक ही रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आएगा जब प्लस करोगे, करने लगो मैक्सिमम आएगा, 3 + 4 करोगे, ये कितना आएगा 7 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट 7 न्यूटन आ सकता है। और मिनिमम का कब आ सकता है, मिनिमम 3 - 4, मार्ट तो लिखते होते हैं ना, 3 - 4 करोगे तो ये आपके पास 1 न्यूटन आएगा, +1 न्यूटन मार्ट लगाया, तो 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकती है। तो अब 3 भी आ सकती है, इसका मतलब है एंगल चेंज करते रहो, 3 भी आ सकती है, 4 5 6 भी आ सकती है, ठीक है, पॉइंट में भी आ सकती है, 3.5 इस तरह भी आ सकता है रिजल्टेंट, मगर 2 आएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है, ठीक है जी, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा मैक्सिमम में, मगर 8 नहीं आएगा, 8 को है वो मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो वो नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन, ये वाली चीज़ नहीं हो सकती, तो इसको टिक लगाएंगे, इसको, ये ठीक है आपका, ठीक है, ये आपके पास नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, अगर आपको ये कैसे समझ आ गई। एक और केस है छोटा सा, वो क्या है, जब आपके पास 90 हो, काश 90 हो तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। चलो मैं इधर नीचे लिखता हूँ, व्हेन थीटा = 90 डिग्री, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, सिंपल a² + b² + 2ab cos 90, यानी कि 0, तो लिख दो, सिंपल क्या आएगा, a² + b² आएगा, इनको ये आपके पास cos 90 जब हो तब आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि वो भी आपको समझाना लाजमी है, उसके अलावा भी हम करेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल हम एग्जांपल्स कर रहे हैं कंसेप्ट बनाने के लिए, इसके बाद हमारे 2 3 4 क्वेश्चन किससे होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनसे करेंगे, वो तो हलवा लगेंगे इसके बाद, अगर आप लोगों को ये समझ आ गई, ठीक है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, नंबर मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे तीसरा है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो पहले किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर कहता है a + b का जो माड है भैया, a + b का माड है वो इक्वल हो सकता है a का माड प्लस b का माड के, ये कह रहा है। व्हेन इफ, ये क्या है, व्हेन देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, देन अगर ये कंडीशन हो a + b होल माड इक्वल हो जाए a माड प्लस b माड की, तो फिर देन एंगल बिटवीन, क्या कह रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, क्या हो सकता है, विल बी, ऑप्शन है आपके पास, ए है 90 डिग्री हो सकता है, बी है 120 डिग्री हो सकता है, सी है 0 डिग्री हो सकता है, डी है 60 डिग्री हो सकता है। क्या हो सकता है वो लिख दो, ऐसे नहीं लिखते, फाइंड करना पड़ेगा आपको। अब a + b
होल मार्ट का क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, इसका सिंपल ये है कि हम a प्लस बी होल मार्ट ही तो हमारे पास रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट के मार्ट के बराबर होता है। समझ आई कि नहीं? ये a प्लस बी रिजल्टेंट ही तो होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको रिजल्टेंट कह ले, फिर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट का मार्ट इक्वल टू ए का सिंपल ए का मार्ट प्लस बी का मार्ट लिख सकते हैं। यानी कि रिजल्टेंट मैक्सिमम की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है? ए प्लस बी हो। तो ए प्लस बी कब हो सकता है? जब दोनों के बीच में कास 0। कैसे? देखो, हमने पीछे स्पेशल केसेस तभी तो पढ़ाए थे, उसमें क्या था? रिजल्टेंट का जो मान होता है, रिजल्टेंट का करो सिर्फ आर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0 रखा था, 0 1 के इक्वल होता था। तो अब सिंपल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच रहा था। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? होल स्क्वायर करके a प्लस बी। ये कंडीशन कब आई है भैया? a प्लस बी कब आता है? जब दोनों के बीच में थीटा क्या हो? 0 हो। तो कास थीटा 0 हो तब आती है ये चीज़। तो आपके पास ये ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो ये बात थी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपके पास क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। चलिए, वो है अगर कहे, अगर आपको क्या कहे, क्वेश्चन 4 है। अगर कहे, अगर a प्लस बी का जो होल मार्ट है वो क्या कहे? इक्वल है a का मार्ट माइनस b का मार्ट के, देन एंगल बिटवीन a ना कैपिटल ए मतलब वेक्टर a एंड वेक्टर b विल बी क्या होगा? ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, 90 डिग्री कर लो, खुद से लिख रहा हूँ, 60 डिग्री कर लो, सी 180 डिग्री कर लो, ठीक है, डी 0 डिग्री कर लो। क्या हो सकता है? इसको भी उसी तरह a प्लस बी का क्या मतलब है? फिर से बोलो, a प्लस बी का क्या मतलब होता है? r मतलब होता है, ठीक है। इधर r लिखो, r इक्वल टू, ठीक है, r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a का मार्ट प्लस माइनस b का मार्ट। ये मार्ट माइनस कब हो सकता है? जब कास 180 हो। कैसे? आपने कर रखा था पहले भी, रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कास 180 करो, ठीक है। कास 180 0 होता है, नहीं -1 होता है, सॉरी। तो ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा आपके पास, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, ये कटेगा, r इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वेयर। या इसको क्या लिख सकते हैं? r का मार्ट इक्वल टू a का मार्ट माइनस b का मार्ट। ये कंडीशन तभी बन सकती है जब दोनों के बीच का एंगल 180 हो। तो इसके बाद ऑप्शन आपके पास सी चाहिए, वो पहले भी सी रखा था, फिर सी रखी, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अभी 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। एट अ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। क्या है? इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन हो, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। क्या है? कम फोर्स की तरफ, मिनिमम फोर्स, डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो किसके? मिनिमम फोर्स की। फिर क्या होगा? मिनिमम फोर्स, देन द फोर्सेस आर, फोर्सेस फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास बुक में भी क्वेश्चन है, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन हो सकता है, ठीक है।
बी है आपके पास 8 न्यूटन। इतना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ना, मतलब बस हर तरफ से 16 आ रहा है 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, ठीक है। फिर आखिरी ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन, ये लिखता हूँ शायद 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। फाइंड करना है आपके कौन सी ऐसी फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट 8 आता हो, ठीक है, और उनका जो है सम जो है वो 16 आता हो। सम तो सबका 16 आ रहा है, 6 और 10 ऐड करो 16, 8 और 8 ऐड करो 16, 4 और 12 ऐड करो 16, 12 14 ऐड करो 16, सब 16। कैसे करो? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास कहें कि किसी एक फोर्स के या किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर लाई कर रहा, तो तब ट्रायंगल ला बड़ा इसमें काम करे। ट्रायंगल जो ला है ना, उसका बड़ा रोल होता है इसमें। आसानी से हम ट्रायंगल ला लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, अब जो कह रहा है उसके मुताबिक आप डायग्राम बना ले। मान एक स्मॉल फोर्स है, मैंने वो स्मॉल फोर्स बनाई है, ये कौन है मुझे नहीं पता, ए है। स्मॉल फोर्स क्या है, ए है, ठीक है। अब ए के बिल्कुल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर लाई कर रहा है रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट ये है आपके पास। रिजल्टेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर लाई कर रहा है आर, ठीक है। अब दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर लाई नहीं कर रहा होगा, तो दूसरा कैसे होगा, कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये बी वेक्टर होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर लाई नहीं कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर है, देखो 90 है इससे। अब क्या करोगे, अब वेक्टर ला के मुताबिक इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करोगे ताकि आपके पास वेक्टर ला बन जाए। इसकी जब पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो यू बन जाएगा आपके पास कुछ, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई, ठीक है भैया। अब रिजल्टेंट ये वाला बन गया, क्योंकि वो अपोजिट आर्डर में कौन जुड़ गया है, ये वाला। तो ये आपके पास बी था, ठीक है, ये अब इस बी था, ये आपके पास रिजल्टेंट वो बस परपेंडिकुलर वाली साइड बन गई। तो हाइपर वो लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। आर चाहिए उसको इधर भेज दे, ए को, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट किसके इक्वल हो गया, या इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, आर स्क्वायर, इधर फार्मूला खोल ले, इधर आप फार्मूला खोल ले। रिजल्टेंट आपके पास पता है, रिजल्टेंट कितना है, पुट कर दे, अभी करें, चलो अभी करते हैं। रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, 8, कितना है यार, 8 न्यूटन। इधर 8 न्यूटन, 8 पुट कर दे, इधर इसको फार्मूला लगा सकते हैं, बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है। अब हमें पता है एक चीज़, बी प्लस ए का क्या मतलब है, सम ऑफ फोर्सेस। सम ऑफ फोर्स कितनी है, 16 है। बी प्लस ए कितना है, 16 है। सम ऑफ फोर्स या ए प्लस बी भी कह सकते हो, तो बी प्लस ए कितना है, ए प्लस बी 16 है असल में, तो इसको बी प्लस ए बी कह के आप 16 लिख सकते हैं। तो आपके पास ये कितना है, 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 पुट कर देंगे। 8 यहाँ स्क्वायर है, अच्छा इसके पास स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। इक्वल टू आपके पास बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी आपके पास 16 है, इसकी जगह 16 लिख दो, ठीक है। अब डिवाइड करो 16 के ऊपर, इधर लिख रहा हूँ सही साइड पे, 64 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो बी माइनस ए कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना था, 16 था, और बी माइनस ए कितना है, 4 आ गया। तो अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें, दोनों को ऐड कर देने, सिंपल इज दैट। ए प्लस बी, इधर लिख रहा हूँ, ए प्लस बी कितना 16, ए माइनस बी या बी माइनस ए कितना, बी माइनस ए कितना 4, तो माइनस ए प्लस ए कट जाएंगे, ये बचेगा 2b, ठीक है। ये आपके पास 2b इक्वल टू, ये कितना होगा 60, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 को डिवाइड कर दें, 2 को डिवाइड किया कितना आ गया 10, तो आपके पास b कितना आया, b 10 आ गया। एक फोर्स आ गई 10 न्यूटन, एक फोर्स कितनी आई 10 न्यूटन। अब दूसरी फोर्स निकालने के लिए आप ए प्लस बी में पुट करो, ए प्लस बी किसके इक्वल था, ए प्लस बी आपके पास था 16 के, तो आपके पास बी तो आया हुआ है 10 है, ए प्लस 10 इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 माइनस 10, ए कितना आने वाला है, 16 में से हो गया यार, ठीक है, 6 आएगा, 6 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये बी, ए क्या आया, ए वेक्टर है वो 6 है, बी है आपके पास 10 है, तो आपके पास ये क्या है
पहली वाला ऑप्शन ठीक होगा। इनका रिजल्टेंट हम देखते हैं, क्या रिजल्टेंट आपके पास 8 आता है ये देखते हैं ना, फील आ जाए सही तरह, रिजल्टेंट ए आता है वाकई कि नहीं आता है, चेक करते हैं। तो ठीक है ना, तब ठीक होगा रिजल्टेंट। उन्होंने पहले क्या होता, तो रिजल्टेंट इक्वल होता है ए का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें बी का स्क्वायर, रिजल्टेंट किसके इक्वल था यहाँ पे, रिजल्टेंट का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए था ना, ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। तो बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस ए 6 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा आपके पास 80 नहीं 64, 64 किसके इक्वल होता है 8 के, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 8, तो रिजल्टेंट 8 आता है 8 न्यूटन। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है आपका आंसर ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब है क्वेश्चंस पर वीडियो लेंथी बनेगी, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो अब हम समझते हैं। वो आपके पास 2-3 ही क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो समझ आएगी। तो क्या है, अब इसको तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इसको मिटा दें फार्मूले को। क्वेश्चंस हम पिछले साल, ठीक है, जितने भी आए। क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। कहता है द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन, क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, एक्टिंग एट, ये फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है आपस में, एक्टिंग एट कैसे एक्ट कर रही है, एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल एक्ट कर रही है टू ईच अदर, एक दूसरों के साथ फोर्सेस, ठीक है। आपने फाइंड करना है ईच टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज ऑफ मैग्नीट्यूड, इज ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 14 न्यूटन, बी है आपके पास 2 न्यूटन, सी है आपके पास 10 न्यूटन, डी है आपके पास 48 न्यूटन। कैसे निकालोगे, वही फार्मूला लगा दो, रिजल्टेंट का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना, ए को किसी को ए मान लो, इसको क्या किसको मान, 6 को, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा cos 0, आर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 64 कितना हो जाना है 100 हो जाना है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन था, कुछ आसान ही है, इतना नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, चलो उसको भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपके वैसे 2005 में आया हुआ था, वही कराया, ठीक है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ये हर तरह मतलब हर क्वेश्चन में आता है, हर साल आता है तकरीबन हर साल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस दो फोर्सेस का इज एफ है, ठीक है, इज एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ, फिर हर फोर्स का भी मैग्नीट्यूड एफ है, रिजल्टेंट का भी एफ, हर फोर्स का भी एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ है, उसका भी एफ है, हर फोर्स की भी, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी, द एंगल बिटवीन फोर्सेस मस्ट बी, फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा ये बात बतानी है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा दें, क्या है ये फार्मूला, बहुत मतलब आपका हेल्प करेगा, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, F1 स्क्वायर करो, एफ स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्टेंट भी एक फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर इक्वल टू
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास कैसे एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट ईच अदर, कास कितना होगा, कास थीटा होगा, एंगल तो नहीं दिया हुआ, एंगल ही तो फाइंड कर रहे हैं। अब हमें पता है रिजल्टेंट भी क्या है, एफ है, F1 भी एफ है, F2 भी एफ है, सारे एफ है, तो सबको एफ लिख दो। इसको भी एफ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको भी एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी एफ का स्क्वायर, इसको 2 एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कास थीटा हो जाएगा। अब एफ स्क्वायर कॉमन ले, इधर से एफ स्क्वायर कॉमन लिया अंदर, 1 + 1 + 2 क्या बचेगा, 1 + 1 + 2 एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर तो बाहर गए, 2 कास थीटा होगा, 2 कास थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो सकता है, 1 + 1 एफ, ये देखें फिर से गलत कर गया ना भैया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2f का स्क्वायर प्लस 2 कास थीटा लिख सकते हैं, 2f का स्क्वायर प्लस 2 कास थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ बाहर आ सकता है, स्क्वायर है इसलिए, अंदर क्या होगा 2 + 2 कास थीटा, तो एफ से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 = √2 + 2 कास थीटा, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लें, तो 1 ही आएगा वापस, ठीक है, इधर तो 1 ही आएगा, इधर क्या होगा 2 + 2 कास थीटा हो जाएगा, 2 + 2 कास थीटा, इधर क्या होगा 1 - 2 = 2 कास थीटा, तो -1 = 2 कास थीटा, तो 2 को डिवाइड करो, 2 डिवाइड हो गया, -1/2 कास थीटा, और कास -1/2 कास थीटा -1/2 किसके इक्वल होता है, 120 डिग्री का। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे, इसके ऑप्शन भी दिए हुए, क्या है ऑप्शन थे आपके पास, लिखो 30 दिया हुआ था, बी था 60 दिया हुआ था, एंड सी था 45 दिया हुआ था, डी था 120 दिया हुआ था, तो आप इसको टिक करोगे, 120 आता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, वो करते हैं, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। वो क्या है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 concurrent forces, 2 concurrent क्या है, concurrent forces, ठीक है, having a maximum resultant of 45 Newton and minimum कितना है, मिनिमम रिजल्टेंट है 5 न्यूटन, इसके ऑप्शन भी लिखेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेस, ऑप्शन है 2009 का क्वेश्चन है, क्या है ऑप्शन, ए है 0.45, ठीक है, बी है 0.45 न्यूटन बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, 5 and 9 न्यूटन हो सकता है, या फिर सी जो है 20 and 25 न्यूटन हो सकता है, बताना है आपने, ठीक है, 10 और 45 न्यूटन हो सकता है, क्या 10 और 45 न्यूटन हो सकता है, ये बात बतानी है। अब आपको पता है ये मैग्नीट्यूड वाली कहानी, और मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम जब करोगे तो 45 आ रहा है, इन दोनों का मैक्सिमम करो, 0 + 45, हाँ मैक्सिमम 45 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम करो, मिनिमम का मतलब 45 - 0 करो, या 0 - 45 वापस 45, मिनिमम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आ नहीं रहा, नॉट 5, ये गलत है। इसका देखिए 5 और 8 है, मैक्सिमम करो, 8 5 8 + 5 आना ही नहीं, पॉसिबल नहीं, तो ये गलत हुई। फिर तीसरा देखिए सी, मैक्सिमम करो, मैक्सिमम करें 20 + 25, तो
कितना आ रहा है 45 आ रहा है न्यूटन, और मिनिमम करें कितना है 25 माइनस 25 न्यूटन आ रहा है। तो ये ठीक है आपका, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ऑप्शन सी सही है। तो यही इजी क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेक्चर आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप पढ़ते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।